एक बार की बात है, गोपालपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वह गांव बहुत सुंदर और हरियाली से भरा हुआ था। वहां की हवा में एक अनोखी ताजगी थी। उसी गांव का राजा था, राजा वीरभद्र। राजा वीरभद्र बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार था। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। राजा की एक विशेषता थी कि वह कभी भी किसी से उच्च नीच का भेदभाव नहीं करता था। राजा का सबसे करीबी था उसका नाई शंकर। शंकर न केवल राजा का नाई था बल्कि उसका सच्चा दोस्त भी था। दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत था। वे एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। गोपालपुर के आसपास के गांव में वीरभद्र के न्याय और बुद्धिमानी की बातें फैली हुई थी। राजा वीरभद्र की एक विशेषता यह भी थी कि वह कभी गुस्से में निर्णय नहीं लेते थे। लेकिन कहानी में एक मोड़ ऐसा आया कि जब एक दिन शंकर ने राजा के साथ एक बड़ी भूल कर दी। हुआ यूं कि शंकर को कुछ और पैसे कमाने का लालच आ गया। गांव के ही एक सेठ ने उसे बहुत सारे पैसे देने का वादा किया अगर वह राजा वीरभद्र की कोई खास जानकारी उन्हें दे दे। शंकर के मन में लालच आ गया और उसने उस सेठ से पैसे ले लिए। उसने सोचा कि राजा को शायद कभी पता नहीं चलेगा और यह छोटी सी बात है, राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों बाद राजा वीरभद्र को इस बात की भनक लग गई। उसे पता चला कि शंकर ने उसकी निजी बातों को किसी और से साझा किया है। राजा को बहुत गुस्सा आया। वह इतना नाराज हुआ कि उसने शंकर को तुरंत महल में बुलाया और पूछा, शंकर, क्या यह सच है कि तुमने मेरी निजी बातें किसी और से साझा की हैं? शंकर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एहसास हो गया कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। उसने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपकी निजी बातों को सेठ के साथ साझा किया, लेकिन मैंने कोई गलत इरादा नहीं रखा था। राजा वीरभद्र ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, शंकर, मैं तुम पर बहुत विश्वास करता था, तुमने मुझे धोखा दिया। यह बहुत ही गंभीर बात है। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती माफ़ करने योग्य नहीं है, लेकिन मैंने ये गलती अपने लालच के कारण की है। मैंने आपकी मित्रता और आपके विश्वास को धोखा दिया है और मुझे इसके लिए बहुत पछतावा हो रहा है। राजा वीरभद्र ने गहरी सांस ली और कुछ देर तक सोचते रहे। महल में सन्नाटा छाया हुआ था। सब सोच रहे थे कि अब शंकर को बहुत कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन तभी राजा ने धीरे से कहा, शंकर, गलती हर इंसान से होती है। मैं तुम्हें सजा देने की बजाय एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो और प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद तुमसे फिर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शंकर ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मैं अपने किए का प्रायश्चित करूँगा और फिर कभी आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। राजा वीरभद्र ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही शंकर को एक सीख भी दी। विश्वास एक ऐसा धन है जिसे एक बार खो दिया जाए तो दोबारा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसे संभाल कर रखना सीखो। इसके बाद शंकर ने सच्चे मन से अपनी गलती का प्रायश्चित किया। वह पहले से भी अधिक वफादार और ईमानदार बन गया। गांव वालों ने भी देखा कि कैसे राजा वीरभद्र ने न केवल न्याय किया बल्कि दया और माफी का भी परिचय दिया। गांव में राजा वीरभद्र और शंकर की मित्रता की कहानी अब एक उदाहरण बन गई थी और लोग आज भी इस कहानी को सुनते सुनाते हैं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ राजा और नाई की नहीं थी बल्कि विश्वास, माफी और सच्चाई की थी। और इस तरह राजा वीरभद्र और शंकर की दोस्ती एक नए आयाम में पहुंच गई, जहां गलती को माफ कर इंसानियत और रिश्तों की गहराई को समझा गया। राजा वीरभद्र और शंकर के बीच की घटना के बाद समय बीतता गया और दोनों की मित्रता पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। राजा वीरभद्र को उसकी पत्नी रानी सुनैना के मायके से निमंत्रण मिला। रानी का मायका एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का नाम सुरपुर था। राजा वीरभद्र ने सोचा कि बहुत समय हो गया, ससुराल जाना चाहिए। वह अपनी पत्नी सुनैना के साथ सुरपुर के लिए निकल पड़े और साथ में शंकर भी था। सुरपुर बहुत ही विशाल और समृद्ध राज्य था और राजा वीरभद्र को देखकर वहां के लोग बहुत आदर और सम्मान से पेश आए। ससुराल में राजा वीरभद्र का खूब स्वागत हुआ। रानी के पिता राजा मान सिंह ने वीरभद्र का आदरपूर्वक अभिनंदन किया और अपने राज्य में आयोजित विशेष उत्सव का न्योता भी दिया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन शंकर के मन में फिर से लालच जागने लगा। सूरपुर की समृद्धि और धन को दौलत देखकर उसकी आंखें फिर से चमक उठी। सूरपुर के ही कुछ दरबारी और व्यापारी जो राजा मानसिंह के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, हुए शंकर के संपर्क में आए। उन्होंने शंकर से कहा, अगर तुम राजा वीरभद्र की कोई गोपनीय जानकारी हमें दे दो
तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। इस बार इनाम पहले से कई गुना बड़ा होगा। शंकर के दिल में लालच ने फिर घर कर लिया। उसने सोचा, पहले तो राजा ने मुझे माफ कर दिया था, शायद इस बार भी माफ कर देंगे और इतना धन पाकर मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। शंकर ने उन दरबारियों को राजा वीरभद्र और राजा मानसिंह के बीच होने वाली एक गुप्त चर्चा की जानकारी दे दी। ये चर्चा सूरपुर राज्य के भविष्य और उसके विस्तार को लेकर थी। कुछ दिन बाद यह राज खुल गया। राजा वीरभद्र को पता चला कि एक बार फिर शंकर ने उसे धोखा दिया है। इस बार राजा का दिल टूट गया। वीरभद्र को समझ नहीं आया कि शंकर ने फिर ऐसा क्यों किया। उसने उसे माफ कर दिया था और दोबारा मौका भी दिया था। राजा वीरभद्र का चेहरा गंभीर हो गया। राजा ने तुरंत शंकर को बुलाया। शंकर का चेहरा इस बार और भी भयभीत था। वह जानता था कि उसकी गलती बहुत बड़ी थी और इस बार शायद माफी मिलना असंभव होगा। राजा वीरभद्र ने गुस्से में कहा, शंकर, तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। क्या तुम्हें मेरी माफी का कोई मूल्य नहीं? इस बार तुमने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सूरपुर राज्य का भी विश्वास तोड़ा है। शंकर घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस बार मैं जानता हूँ कि मुझसे अक्षम्य अपराध हुआ है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक और मौका दें। राजा वीरभद्र के दिल में इस बार गुस्सा तो था ही, पर वह फिर से सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि एक इंसान से बार बार गलती हो सकती है, लेकिन अगर उसे बार बार माफ कर दिया जाए तो यह उसकी बुरी आदत को बढ़ावा दे सकता है। इस बार राजा ने कड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा, इस बार तुम्हारी सजा सिर्फ मेरे हाथों नहीं, तुमने सूरपुर के भी विश्वास को तोड़ा है और तुम्हारी सजा वही तय होगी। राजा वीरभद्र ने शंकर को राजा मानसिंह के सामने पेश किया। राजा मानसिंह ने शंकर को देखा और कहा, तुमने हमारे राज्य के साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें इस विश्वासघात की सजा मिलेगी, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे दामाद राजा वीरभद्र कैसे न्याय करते हैं। राजा वीरभद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शंकर, मैं तुम्हें पहले ही एक मौका दे चुका था और इस बार मैं फिर से तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा लालच कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इस बार तुम्हें राजा से निष्कासित किया जाता है। तुम अब हमारे राज्य के किसी भी कोने में कदम नहीं रख सकते। यह सजा तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। शंकर ने आंखों में आंसू लिए राजा से प्रार्थना की, लेकिन इस बार राजा ने अपने दिल को कठोर किया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया था, लेकिन तुमने मेरी माफी का दुरुपयोग किया। अब तुम्हें अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। शंकर को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। वह निराश और टूटा हुआ गांव-गांव भटकने लगा। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा वीरभद्र और रानी सुनैना ने सूरपुर में कुछ दिन और बिताए, फिर वे अपने राज्य गोपालपुर लौट आए। राजा वीरभद्र ने शंकर की सजा से सीखा कि माफी जरूर देनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि माफी का गलत फायदा उठाने वाले लोग अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करते हैं। राजा वीरभद्र और रानी सुनैना गोपालपुर लौट आए, लेकिन शंकर के धोखे ने राजा के मन को एक गहरा प्रभाव डाला था। राजा ने अब अपनी प्रजा और दरबारियों के प्रति और भी सतर्क रहना शुरू कर दिया। वह सोचने लगे कि अगर सबसे भरोसेमंद व्यक्ति पर ही धोखा दे सकता है तो किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना सही नहीं है। फिर भी राजा अपने दिल में कड़वाहट नहीं आने देना चाहते थे। उन्होंने ये फैसला किया कि भविष्य में हर किसी के साथ सावधानी से पेश आएंगे, पर साथ ही दया और माफी का मूल्य भी बनाए रखेंगे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन शंकर की अनुपस्थिति गांव वालों को भी खल रही थी। कुछ लोगों को उसकी आदतों की खबर थी, पर वह बहुत से लोग उसे याद करते थे क्योंकि वह कभी राजा का सबसे वफादार साथी हुआ करता था। राजा वीरभद्र ने अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को और भी मजबूती से निभाना शुरू किया। हर रोज वह अपने दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते, पर एक सवाल हमेशा उनके मन में उठता रहता था, शंकर अब कहाँ है? क्या उसने अपनी गलतियों से कुछ सीखा? उधर शंकर के जीवन की राह बहुत कठिन हो चुकी थी। राज्य से निष्कासित होने के बाद वह इधर उधर भटकता रहा। गांव गांव घूमते हुए उसे अपनी गलतियों का एहसास गहराता गया। उसने बहुत सोचा, राजा ने मुझे 2 बार माफ किया, लेकिन मैंने उनकी माफी की कदर नहीं की। अब मेरे पास न सम्मान है, न राजा की मित्रता और न ही मेरे जीवन का कोई ठिकाना। वह खाने को मोहताज हो गया और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरने लगा। एक दिन शंकर एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा जो एक घने जंगल के भीतर था। ऋषि ने उसे देखा और उसकी हालत समझ गए। शंकर ने अपने पाप और धोखे की सारी कहानी ऋषि को सुनाई। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित कैसे करूं। मैंने अपने लालच में आकर राजा का विश्वास तोड़ा। अब मेरे पास ना कुछ है और ना कहाँ जाने की जगह। ऋषि ने गंभीरता से शंकर को देखा और कहा,
तुमने बहुत बड़ी भूल की, लेकिन जब तक जीवन है तब तक सुधार का रास्ता भी है। सच्चा प्रायश्चित वही होता है जब तुम अपने मन और कर्मों को पूरी तरह से बदल डालो। अब तुम्हें एक नई शुरुआत करनी होगी। खुद को निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित करना होगा। शंकर ने ऋषि की बातों का दिल से स्वीकार किया और उसी आश्रम में रहकर अपनी सेवा शुरू कर दी। उसने वहां रहकर आश्रम की देखभाल की, साधु और यात्रियों की सेवा की और अपने कर्मों का प्रायश्चित करने लगा। धीरे धीरे उसके मन की अशांति दूर होने लगी और उसने सच्चे अर्थों में शांति का अनुभव होने लगा। कुछ वर्षों बाद राजा वीरभद्र के कानों में शंकर के बदलने की खबर पहुंची। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना शंकर की सच्चाई को परखा जाए। वे गुप्त रूप से ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां शंकर सेवा कर रहा था। शंकर उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि राजा ने साधारण वेश धारण किया था। राजा ने देखा कि शंकर अब एक बदला हुआ इंसान था। वह विनम्र, शांत और हर काम को पूरे समर्पण से कर रहा था। जब राजा ने उससे बातचीत की तो शंकर ने अपने बीते समय की गलतियों के बारे में खुलकर बात की और कहा, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा, जब तक तुम अपने लालच और अहंकार से ऊपर नहीं उठते तब तक सच्चा सुख नहीं पा सकते। मैंने राजा वीरभद्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था और अब मैं अपना पूरा जीवन उन गलतियों का प्रायश्चित करने में लगा रहा हूँ। राजा वीरभद्र को यह सुनकर बहुत संतोष हुआ। वे वापस अपने महल लौटे और इस बार उन्होंने शंकर को पूरी तरह माफ कर दिया। लेकिन शंकर को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया कि राजा समझ चुके थे कि शंकर को अब उसकी सही राह मिल चुकी थी और उसे अब किसी और माफी की आवश्यकता नहीं थी। गोपालपुर लौटने पर राजा ने रानी सुनैना को बताया कि शंकर ने अपना पाप धो डाला है। वह पूरी तरह बदल चुका है और मुझे लगता है कि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इंसान अपने कर्मों से खुद को सुधार सकता है अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले और वह सच्चे मन से अपनी गलतियों का प्रायश्चित करे। इस तरह राजा वीरभद्र और गोपालपुर राजे ने शांति और समृद्धि की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। राजा के दिल में अब न केवल न्याय और माफी की समझ थी, बल्कि वह विश्वास भी था कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसे सच्चाई, ईमानदारी से अपना जीवन जीने की सीख भी मिलनी चाहिए। राजा वीरभद्र का राज्य अब पहले से भी ज्यादा शांतिपूर्ण और समृद्ध हो चुका था। राजा प्रजा से बहुत खुश थी क्योंकि राजा ने सिर्फ न्यायप्रिय थे, बल्कि उनका हृदय भी प्रजा के प्रति दयालु था। हर किसी की समस्या सुनना, सही फैसला लेना और जरूरतमंदों की मदद करना, यह सब राजा वीरभद्र की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। गोपालपुर राज्य के चारों ओर से अन्य राज्य इस समृद्धि और शांति की बातें सुन रहे थे। कई राजा वीरभद्र से मित्रता बढ़ाने की इच्छा रखते थे और कुछ राजा उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या भी करते थे, लेकिन वीरभद्र की प्रजा उनसे बेहद प्रेम करती थी क्योंकि वह हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। एक दिन गोपालपुर के एक छोटे से गांव देवगढ़ से कुछ किसान राजा के दरबार में पहुंचे। वे बहुत ही दुखी और परेशान लग रहे थे। राजा ने उनकी ओर देखा और पूछा, क्या समस्या है? तुम सब इतने चिंतित क्यों हो? किसानों के नेता रघु ने कहा, महाराज, हमारे गांव में लगातार 3 साल से फसल अच्छी नहीं हो रही है। हमने बहुत मेहनत की, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। अब हमारे पास न खाने की अनाज है और न ही खेतों को फिर से जोतने के लिए बीज। अगर यही हाल रहा तो हमारा गांव भूखमरी के कगार पर आ जाएगा। राजा वीरभद्र ने गंभीरता से किसानों की बातें सुनी। वे जानते थे अगर एक गांव इस समस्या से जूझ रहा है तो यह पूरी राज्य की समृद्धि के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री और राज्यों के विशेषज्ञों को बुलाया। उन्होंने पूछा, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है? हम अपनी प्रजा को भूखा नहीं छोड़ सकते। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राज्य के भंडारों में जमा अनाज किसानों के बीच बांटा जा सकता है। इसके अलावा किसानों को नई तकनीकों और उन्नत बीजों की मदद दी जाए ताकि अगले साल की फसल अच्छी हो सके। राजा वीरभद्र को यह योजना उचित लगी और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि किसानों को अनाज और बीज दिए जाएं। साथ ही उन्होंने अपने राज्य के प्रमुख कृषि विशेषज्ञों को देवगढ़ भेजा ताकि वे वहां की मिट्टी, पानी और फसल की स्थिति को समझकर सही उपाय समझा सके। किसान राजा की उदारता से बहुत खुश हुए। जानते थे कि राजा वीरभद्र उनकी समस्या को समझते हैं और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। राजा ने यह भी आदेश दिया कि राज्य के हर गांव में ऐसे ही सहायता कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि कहीं भी कोई किसान या गरीब भूखा ना रहे। लेकिन इसी बीच राज्य के कुछ विद्रोही और ईर्ष्यालु दरबारी राजा की इस लोकप्रियता से जलने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ऐसे ही अपनी प्रजा का विश्वास जीतते रहे तो उन्हें कभी राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने का मौका नहीं मिलेगा।
उनमें से एक प्रमुख दरबारी महेंद्र ने कुछ अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। महेंद्र ने सोचा, अगर हम राजा को प्रजा के खिलाफ खड़ा कर दें तो उसकी छवि धूमिल हो जाएगी और तब हमें राज्य पर नियंत्रण करने का मौका मिलेगा। उन्होंने किसानों और ग्रामीणों से यह अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि राजा वीरभद्र की उदारता एक दिखावा है और जल्द ही वह किसानों से अपने दिए गए अनाज का ब्याज वसूलेंगे। यह झूठ धीरे धीरे प्रजा के बीच फैलने लगा। देवगढ़ और आसपास के गांवों के लोग इस अफवाह से घबरा गए। वे सोचने लगे कि राजा जो अब तक उनका रक्षक था, कहीं सचमुच उनका शोषण करने का मन तो नहीं बना रहा है। कुछ ही दिनों में यह अफवाह राज्य के अन्य हिस्सों तक पहुंच गई और लोग धीरे धीरे राजा के प्रति शंका करने लगे। राजा वीरभद्र को इस षड्यंत्र की भनक नहीं लगी, क्योंकि वे अपने प्रजा के लिए पूरी निष्ठा और लगन से काम कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ गांवों से उनके दरबार में किसान आकर अपनी मदद की वापसी की पेशकश कर रहे हैं, तो उन्हें अजीब लगा। एक दिन राजा ने एक समूह से पूछा, तुम लोग क्यों इतने चिंतित हो? हमने जो सहायता दी वह तुम्हारी भलाई के लिए थी, इसमें कोई शर्त नहीं थी। किसानों ने डरते डरते कहा, महाराज, हमें बताया गया कि आप हमसे इस मदद का कई गुना वापस मांगेंगे। हम गरीब हैं और इसे लौटा नहीं पाएंगे। कृपया हमें इस कर्ज से मुक्त करा दें। राजा वीरभद्र यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपने दरबार को बुलाया और इस अफवाह का स्रोत पता करने के आदेश दिए। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि महेंद्र और उसके साथियों ने साजिश रची थी। राजा को इस विश्वासघात से बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लिया। राजा ने प्रजा को संबोधित करने का फैसला किया। उन्होंने एक विशाल सभा बुलाई जहां राज्य के हर कोने से लोग आए। राजा वीरभद्र ने सभा में खड़े होकर कहा, मेरे प्रिय प्रजा, मैं यह सुनकर बहुत दुखी हूँ कि मेरे बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। यह राज्य आपका है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी भलाई का ध्यान रखूँ। जिस सहायता को मैंने आपके लिए दिया वह बिना किसी शर्त के था। मैं आपसे कुछ भी वापस नहीं मांगूंगा। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं वे राज्य और आपकी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राजा की इस बात ने प्रजा का दिल फिर से जीत लिया। लोग समझ गए कि यह एक षड्यंत्र था और राजा की नीयत पर उन्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। महेंद्र और उसके षड्यंत्रकारी साथियों को राजा वीरभद्र ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायालय में पेश किया। उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया ताकि वे फिर से किसी तरह की गड़बड़ी न फैला सकें। राजा वीरभद्र ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी निष्ठा और न्यायप्रियता से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने अपनी प्रजा को यह भी सिखाया कि किसी भी अफवाह पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चाई को परखने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।